नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीस। इस सेशन में हम लोग गेट 2018 के कंट्रोल सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का मोटिव ये है कि क्वेश्चंस के पढ़ के एग्ज़ाम में उसको प्रॉपर डिकोड कैसे करें। अगर आपने क्वेश्चंस को प्रॉपर डिकोड कर लिया ना, तो आपका आंसर सही ही होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो ये अपना पहला प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड द राउथ क्राइटेरिया, यानी कि बात किया जा रहा है नाइक्विस्ट प्लॉट की एंड राउथ एवरेज की बात की जा रही है। बोथ आर द पावरफुल एनालिसिस टूल फॉर द डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक कंट्रोलर्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हमें ये फाइंड करना है कि आउट ऑफ ABCD 4 स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है। तो देखो, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि नाइक्विस्ट प्लॉट, रूट लोकस, राउथ एवरेज एंड बोर्डे प्लॉट, ये सब क्या आपके टूल्स हैं जो सिस्टम के स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में कोई आपका कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपके लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इनको इस क्वेश्चन को सही से कर ले जाओगे। तो देखो, यहाँ पे बात किया जा रहा है नाइक्विस्ट प्लॉट की, यानी कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की एंड राउथ क्राइटेरिया की बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले जो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट होता है, ठीक है, ये क्या देता है आपका एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी प्लस रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। लेकिन जो आपका राउथ स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो आपका सिर्फ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। एंड पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ कि नाइक्विस्ट प्लॉट एंड राउथ एवरेज बोथ क्राइटेरिया प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द स्टेबल गेन रेंज ऑफ द सिस्टम। रिलेटिव टू स्टेबल गेन रेंज ऑफ द सिस्टम। तो हमने नाइक्विस्ट प्लॉट एंड राउथ एवरेज में पढ़ा था कि आप वहाँ पे फाइंड करते थे ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम टू बी स्टेबल। तो ऐसा कुछ रेंज मिलता था कि इस रेंज के लिए सिस्टम आपका स्टेबल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो राउथ स्टेबिलिटी एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया दोनों से हम फाइंड करते हैं कि किस रेंज ऑफ के लिए सिस्टम आपका स्टेबल है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, ये सही है। आते हैं नेक्स्ट पे। The general shape of Nyquist plot is readily obtained from the Bode magnitude plot for the all minimum phase system. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास बोडे का मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ठीक है। तो उस मैग्नीट्यूड प्लॉट से हम जनरल शेप ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। जो बोडे का मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन मॉड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इन DB वर्सेस क्या होता है यहाँ पे लॉग ऑफ ओमेगा होता है। तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड प्लॉट है, बोडे का मैग्नीट्यूड प्लॉट है, तो आप उस मैग्नीट्यूड प्लॉट से ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर सकते हो। आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया, अगर आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है तो उस ट्रांसफ़र फंक्शन में पुट एस j ओमेगा मॉड ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन एंड एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करके, यानी कि आप पोलर फॉर्म में फाइंड करके आप उससे नाइक्विस्ट प्लॉट कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका सही है। ओके, थर्ड ऑप्शन है द राउथ क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट लैग। ओके, देखो, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जब किसी सिस्टम में, जैसे मान लो आपने x इनपुट दिया, ठीक है, और जो सिस्टम का आउटपुट है y है। सिस्टम क्या कर रहा है कि अपने इनपुट में कुछ डिले कर रहा है, यानी कि मान लो y आपका x-2 अराउंड है। तो टाइम डोमेन में डिले हो रहा है। अगर आप बोथ साइड इसमें लैप्लास लोगे और लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट फाइंड करोगे, तो ये आपको मिलेगा e⁻²s मिलेगा। करेक्ट, यही होगा। तो जब भी आपका ट्रांसफ़र फंक्शन में एक्सपोनेंशियल टर्म आए, e⁻²s, e⁻s, e⁻3s लाइक दिस, तो आप समझ लें कि टाइम डोमेन में क्या आ रहा है, वो आपका डिले हो रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन लैग बोलते हैं। तो ये राउथ एवरेज का ये बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि राउथ एवरेज क्राइटेरिया आपके ट्रांसपोर्टेशन लैग के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसको ओवरकम किसने किया था, नाइक्विस्ट प्लॉट ने किया था। तो जो आपका सी ऑप्शन है, द राउथ क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल इन कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग विच कैन बी हैंडल्ड बाय नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, बिल्कुल सही है। ये ट्रांसपोर्टेशन लैग का जो केस है, ये राउथ के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये उसका बिगेस्ट ड्रॉबैक था राउथ स्टेबिलिटी का, जिसको ओवरकम किसने किया, नाइक्विस्ट प्लॉट ने किया। ये भी आपका सही है। ओके, जो आपका लास्ट ऑप्शन बचा ये आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका फॉल्स होना चाहिए। इसको मैं पढ़ लेते हैं एक बार। द क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द नाइक्विस्ट प्लॉट। ये बिल्कुल गलत है।
क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट। ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपके पास अगर चाहे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो, आपके पास नाइक्विस्ट कंटूर होगा तो उस कंटूर के लिए आप मैपिंग करके, ठीक है, चाहे वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो, चाहे आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो, एनी ट्रांसफर फंक्शन, अगर आपके पास नाइक्विस्ट कंटूर गिवन है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नाइक्विस्ट कंटूर को आप किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में मैपिंग करके आप उसका प्लॉट करोगे तो उसका नाइक्विस्ट प्लॉट होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कैन नॉट बी ऑब्टेन बोला जा रहा है यहाँ पे, जो कि आपका गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग। द फिगर बिलो सोन, बोर्डे का यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेज प्लॉट दिया हुआ है फॉर ए स्टेबल ट्रांसफ़र फंक्शन। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस गिवन है, ठीक है, इसके जितने भी पोल्स हैं, पोल्स आपको यहाँ से मिलेगा, सारे पोल्स क्या है, जी ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में है, ठीक है। स्टेबल ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस, इसके बाद आपका ये बोर्डे का मैग्नीट्यूड प्लॉट गिवन है, ये आपका फेज प्लॉट गिवन है, और ये आपका एक जी आपका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है। ये कंसीडर द नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन विथ गेन के इन द फीड फॉरवर्ड पाथ। यहाँ पे फीड फॉरवर्ड पाथ में क्या है, गेन के है। द क्लोज लूप इज स्टेबल फॉर के लेस देन के नॉट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के नॉट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेबल ट्रांसफ़र फंक्शन यानी कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जी और एच तो आपका यूनिटी है ना, ये इसके जितने भी पोल्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में है, तभी आपका स्टेबल होगा। और यहाँ पे कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। तो देखो आपका फीडबैक नेगेटिव है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, स्टेबल है, यानी कि इसके सारे पोल्स क्या हैं, जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में है, इसमें कोई जीरो तो है नहीं। यानी कि जो आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है ये आपका मिनिमम फेज सिस्टम है, ठीक है। तो इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो स्टेबल कब होगा, जब इसका गेन मार्जिन एंड इसका जो फेज मार्जिन है ये दोनों ही क्या है आपके, दैट इज़ पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपका नेगेटिव फीडबैक है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ध्यान दो। अब आते हैं इस प्लॉट में, आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस प्लॉट को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इस प्लॉट में ध्यान से देखो, जो आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट है, फेज प्लॉट है, ठीक है, ये जो ओमेगा है, ये वाला ओमेगा, इस ओमेगा पे जो आपका फेज एंगल हो रहा है वो -180 के इक्वल हो रहा है। यानी कि ये क्या आपका ओमेगा पीसी है, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा पीसी पे जो आपका मैग्नीट्यूड है ये आपका 20 dB है, ओके। तो इसका अगर आप गेन मार्जिन अभी फाइंड करते हो तो क्या आएगा, गेन मार्जिन नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पीसी, यानी कि +20 dB। ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, -20 dB आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB को कट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा जीसी बोलते हैं। ओमेगा जीसी पे अगर आप कोई जो फेज एंगल है वो अगर फाइंड करते हो तो ऑब्वियसली ये -180 के नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका -200 है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, फाई इज़ टू -200 मान लो, ठीक है, इसके नीचे है, 180 के नीचे है। अब जो आपका फेज मार्जिन होता है 180 प्लस होता है फॉर्मूले में, तो -200 किया तो ये आपको मिला -20 डिग्री मिला। यानी कि अभी क्या है आपका जो गेन मार्जिन एंड जो आपका फेज मार्जिन है इस प्लॉट का, इस सिस्टम का, वो दोनों ही क्या है आपका लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या है, ओपन लूप क्या है, मिनिमम फेज सिस्टम है। इसका क्लोज लूप स्टेबल कब होगा, जब गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों क्या है आपके पॉजिटिव आए। तो अभी जो क्लोज लूप सिस्टम है ये आपका अनस्टेबल है, क्या है, ये अनस्टेबल है। वैसे भी देखो जो ओमेगा जीसी है, ओमेगा जीसी ये आपका ग्रेटर देन ओमेगा पीसी है, और ये है ना, और क्लोज लूप सिस्टम क्या है आपका, ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मतलब के नॉट एक है, ठीक है, इसके लिए क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है, तो के नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना यहाँ पे, जब भी सिस्टम, जैसे आप राउट स्टेबिलिटी पढ़ते थे तो हम लोग क्या राउट स्टेबिलिटी हो गया या रूट लोकस हो गया, ठीक है, तो हम लोग के की वो वैल्यू फाइंड करते थे जिसके सिस्टम क्या हो आपका मार्जिनली स्टेबल हो जाए, ठीक है। अगर के की वैल्यू इससे कम होगा तो मान लो सिस्टम स्टेबल है, जैसे के इससे ज़्यादा हुआ सिस्टम अनस्टेबल होता है। यानी कि के नॉट वो वैल्यू है जिस पे सिस्टम की स्टेटस चेंज होगा,
स्टेबल से अनस्टेबल या अनस्टेबल से स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि के नॉट की वो वैल्यू बताइए, यानी कि के नॉट क्या होगा आपका, के मार्जिनल होगा। तो के नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो वही आपको के मार्जिनल फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि ओमेगा पी सी पे, और सिस्टम का मार्जिन स्टेबल कब होता है, जब आपका ओमेगा जी सी और ओमेगा पी सी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सिस्टम आपका मार्जिनल स्टेबल होता है। तो इसको सेम करने के लिए क्या होगा, आप इसमें के की वैल्यू यानी डी के नॉट चेंज करोगे, ये के की वैल्यू चेंज करोगे, और पता है के आपका डी सी गेन है, तो के का उसके फेज प्लॉट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म होता है। आपका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वही आपका चेंज होगा, है ना। तो जब के को आप चेंज करोगे तो आपका जो ओमेगा जी सी है ये चेंज होगा, ओमेगा पी सी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हमें के को ओमेगा जी सी को ओमेगा पी सी से कम करना है, तभी जाके सिस्टम क्या होगा आपका स्टेबल आएगा, क्लोजर सिस्टम। तो उसके लिए जो आपका के की वैल्यू होनी चाहिए ऑब्वियसली 1 से तो कम होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 होगा तभी आपका जो पूरा जो आपका 20 लॉग के लेते हैं हम लोग, या के नॉट बोल दो, ठीक है, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि पूरा प्लॉट आपका नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा ही क्या 20 dB है ना। तो हमें के नॉट की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि 20 लॉग के नॉट क्या है आपका, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होगा तभी तो आपका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट हो वो नीचे की तरफ आएगा। अगर के नॉट की वैल्यू आप 1 से ज़्यादा करोगे तो ये प्लॉट ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वल होना चाहिए लेस देन 1, यानी कि डीबी में नेगेटिव आना चाहिए, तो -20 dB करोगे इसको, तभी जाके ये पूरा आपका डाउन होगा यहाँ पे, और ओमेगा पी सी और ओमेगा जी सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ फाइंड करोगे तो यहाँ से लॉग के नॉट की वैल्यू क्या आ गई, लॉग के नॉट हो गया आपका डेट इज़ -1। तो के नॉट की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻1 यानी कि 0.1, यानी कि के नॉट इज टू 0.1। के की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके लिए क्लोज लूप सिस्टम आपका स्टेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, के नॉट इज टू डेट इज़ 0.1। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 0.1। अब देखो, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो जी गिवन है इसमें एन नॉट, D1, D2 ये कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, एंड डी नॉट। तो जो एन नॉट है, D1 है, D2 है, D नॉट है, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर इनकी वैल्यू पता होती तो आप इसका बोर्डे प्लॉट करके ये सब चीज़ हम कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, लॉजिक क्या था कि ओमेगा जी सी ओमेगा पी सी को इक्वल करना था। ओमेगा जी सी चेंज कब होता है, जब उसका डी सी गेन चेंज करोगे। डी सी गेन का सिस्टम के फेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लॉजिकल क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को इस पर रिलेट कर दिया गया है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या हुआ इसमें, फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यानी एच की वैल्यू क्या है आपका 1 है, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर गिवन है G(k/s × s+2) गिवन है। द पीक रेजोनेंट मैग्नीट्यूड MR फॉर द क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज 2 गिवन है आपका, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ गेन K, आपको ये भी फिल द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस इज, यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि MR की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स याद करो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आता है, मैंने आपको बढ़ा रखा था, इस तरह से आता है, ठीक है। ये क्या होता है रिस्पॉन्स में, इसको हम ओमेगा आर बोलते हैं। ओमेगा आर पे यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका मैग्नीट्यूड है वो आपका MR होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में MR की वैल्यू गिवन है ना। तो यहाँ पे देखो, जो MR का फॉर्मूला होता है, MR रेजोनेंस पीक, ये होता है आपका डेट इज़ 1/2 जीटा √1 - जीटा स्क्वायर। अब देखो, जो MR है वो आपके सिर्फ जीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये है ना। तो ये वैल्यू आपकी 2 गिवन है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे K की वैल्यू पूछी गई है, तो MR तो K का फंक्शन है नहीं, है ना। तो यहाँ पे G गिवन है, तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करो, 1 + GH करोगे तो आपको मिलेगा s² + 2s + K = 0 किया। इसको आप सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करो, s² 2 जीटा ओमेगा n s + ओमेगा n² = कंपेयर किया। यहाँ पे जो ओमेगा n की वैल्यू आई √k आई, एंड जो जीटा इंटू ओमेगा n है ये आपका 1 होगा,
ठीक है। तो यहाँ से जो जीटा की वैल्यू आई ये आई 1/√k आई, ओमेगा एन की वैल्यू आपने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जीटा क्या है आपका, के का फंक्शन है, ठीक है, और एम आर क्या है, जीटा का फंक्शन है। तो यहाँ से अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला देखो, ये जो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 इक्वल्स टू 4 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, एंड बोथ साइड आप स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर 1, 16 जीटा स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा डेट इज़, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये मिलेगा 16 जीटा के पावर डेट इज़, इसको मल्टीप्लाई करो 16 जीटा के पावर 4 माइनस 16 जीटा स्क्वायर, और ये इसको इधर लेके जा रहे हैं ना, तो +1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपको जीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उस जीटा को फाइंड करके आप यहाँ पे इसमें पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा आएगा और कैलकुलेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उसमें मिस्टेक होने चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। कैसे करोगे, ये जो जीटा है 1/√k, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो इस वाले में। तो जीटा को यहाँ पुट करोगे तो ये जीटा यहाँ पुट करोगे तो रूट के ऊपर चला जाएगा, तो ये √k ओपन क्या हो गया 2, यहाँ पे √1 माइनस जीटा है 1/√k, तो जीटा स्क्वायर क्या होगा 1/k होगा, तो 1 माइनस यहाँ पे k आ गया। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो √k अपॉन √1 माइनस 1/k इक्वल्स टू आपको मिला 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, आपको डायरेक्ट के मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि जीटा फाइंड करो पहले, फिर जीटा को यहाँ पुट करो, फिर के फाइंड करो, है ना, टाइम ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पे के अपॉन 1 माइनस 1/k इक्वल्स टू हो गया 16 हो गया, करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये के एलसीएम ले लिया, तो ऊपर में क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका के माइनस 1 इक्वल्स टू 16 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर इक्वल्स टू 16k माइनस 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे के में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करो के इक्वल्स टू क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a करते हैं। तो यहाँ पे b की जगह पे -16 है, तो यहाँ पे +16 प्लस माइनस √b², यानी कि 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, -4ac यानी कि 64, ये हो जाएगा ना। 16 a तो आपका 1 है और c आपका 16 है, तो 4ac की 64 अपॉन 2a अपॉन 2 करोगे। तो यहाँ से अब k की आपकी दो वैल्यू मिलेंगी। एक वैल्यू आपका आएगा डेट इज़ 14.92 आएगा, 14.92। तो यह आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो के की दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो आप फाइंड करना और कमेंट करना, बताना मुझे कि के की वो वाली वैल्यू आंसर क्यों नहीं होगी, है ना। इसमें के की दो वैल्यू मिलेगी ना यहाँ से, ठीक है, तो बताना वो आंसर क्यों नहीं होगा, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा, 14.92। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे होगा 14.92 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपका स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हो गया, ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया, ये सी मैट्रिक्स हो गया, और आपका जो इसमें डी मैट्रिक्स है वो आपका 0 है, ठीक है। द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, आपको सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, ये जो आपका स्टेट स्पेस मॉडल गिवन है, ठीक है, इससे आप स्टेट इक्वेशन लिख लो, ठीक है। देखो तो कुछ लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे, तो x1 डैश इसका तो क्या होगा -4x1, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, -4x1, ठीक है, एंड -1.5x2t, सब t का फंक्शन है, +2 × ut। जो आपका x2 डैश होगा ये होगा आपका, यहाँ पे होगा ना आपका ये x1 एंड x2 लिख लो, तो x2 डैश क्या आएगा यहाँ पे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो इस वाले में, दैट इज़ 4x1 आएगा, ठीक है, एंड u भी 0 है। ओके, y ऑफ t क्या आएगा यहाँ से 1.5x1t,
ठीक है, प्लस 0.625 x2t आएगा। ठीक है, तो आपने दोनों स्टेट, ये पहला स्टेट इक्वेशन है, ये आपका u है, ये आपका दूसरा स्टेट इक्वेशन है, और ये आपका आउटपुट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लैप्लास लेंगे बोथ साइड। ठीक है, इसका लैप्लास लेंगे बोथ साइड। अब यहाँ पे देखो जो x2 है वो x1 का फंक्शन है। ठीक है, एंड जो आउटपुट बाई t है ये x1 x2 दोनों का फंक्शन है। तो आप x2 और x1 को यहाँ पे पुट करोगे, उस yt को u के टर्म में लेके आओगे, उसका फिर y ऑफ s अपॉन u ऑफ s फाइंड करोगे तो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन मुझे जो डेटा दिख रहा है ना 0.625 1.5 -4 -1.5 डेटा दिख रहे हैं, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका सेकंड मेथड प्रीफर करेंगे। आप इसको ऐसे भी पूरा ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद दोनों मेथड कंपेयर करना। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, आपके पास ABCD मैट्रिक्स गिवन है ना। तो जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे आप लिखोगे y ऑफ s अपॉन u ऑफ s, ये होता है C SI माइनस A इनवर्स मैट्रिक्स इनटू यहाँ पे आपका B मैट्रिक्स प्लस D मैट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम में मैट्रिक्स D तो आपका 0 गिवन है। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर दो ABCD जो मैट्रिक्स है, इसको यहाँ इस फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे C क्या है आपका, चलो यही पुट करते हैं हम लोग। तो आपका जो C है ये है 1.5 0.625 गिवन है। अब आपको SI माइनस A फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। फिर आपका यहाँ पे B मैट्रिक्स होगा। ठीक है, SI माइनस A और यहाँ पे हम B मैट्रिक्स, तो B मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ये B। ठीक है, तो पहले B मैट्रिक्स लिखा 2 and 0 है, ये क्या आपका 2 and 0। अब देखो SI माइनस A है ना, तो ऐसा करोगे SI माइनस A करना है तो ये आपका होगा S0 0S और माइनस A करोगे, यानी कि -4 1.5, ये माइनस में है 4 and 0, तो S प्लस 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा S प्लस 4, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा -4 और ये आपका आएगा S आएगा। ठीक है, इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई मैट्रिक्स A है, इसका अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो इस एडजॉइंट ऑफ A करते हैं अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A करते हैं। ये आपको पता होगा, इतना मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है क्लास में, कैसे करते हैं हम लोग। इसको पहले लिखते हैं 1.5 0.625। ठीक है, और SI माइनस A यानी कि एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स करोगे, तो उसके लिए इन दोनों का जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको चेंज कर दो। यहाँ पे क्या होगा S, और यहाँ पे क्या लिखेंगे S प्लस 4 लिखेंगे। बाकी इन दोनों को एज इट इज रखो, बस साइन चेंज कर दो। तो साइन क्या होगा 1.5, ये आपका माइनस में हो जाएगा, और ये आपका 4 है तो इसको प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका डिटरमिनेंट करोगे तो S इंटू S प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा आपका S स्क्वायर प्लस 4 इंटू S, ये आपका S है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स B है, ये क्या होगा 2,0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तो यहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 6 आया। जरा ऑप्शन में चेक करते हैं, सारे ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि सेम है। चलो इसमें ये ट्रिक काम नहीं आया। ठीक है, अदरवाइज होता है कि एक आध ऑप्शन ऐसे आपके फिल्टर हो जाते हैं। अब आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, इसको ऐसे लिखेंगे 1.5 0.625। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू S, ये हो जाएगा आपका 2S हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2S और ये 0, तो ये 2S हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 8 और प्लस 0, तो 2S अपॉन 8 हो गया। ऐसे कर दिया हमने। अपॉन क्या है आपका, ये है S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 6 है। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2S जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 1.5, तो 3S हो गया। अब 8 को 0.625 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 = 40, 0 4 और 16 × 20
2 8 से 48 इंटू 5 50 यानी कि 5 हो गया ये। अपॉन में क्या आया आपका s² प्लस 4s प्लस 6 आया। तो आपका आंसर क्या होगा 3s प्लस 5 अपॉन s² प्लस 4s प्लस 6। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। 3s प्लस 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ओके सो गाइस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अब कंट्रोल सिस्टम के अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस तरह से तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।